चलें जी, अब आपने बहुत खेल लिया पाकिस्तान की तरफ से, बहुत इनिंगें खेल ली, बहुत मैच आपने फिनिश कर लिए। अब आपका हैंड हो चुका है, अब आप टीम से बाहर जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, गैरी किस्टन को फुल हैंड ओवर दे दिया पीसीबी ने। गैरी किस्टन ने इजाज़त मांगी थी पीसीबी से कि मुझे एक नई टीम बनाने की इजाज़त दी जाए, मैं ही फैसला करूं, मैं ही सिलेक्शन कमेटी बनूं वाइट बॉल की, और कोई भी बीच में ना आए, मैं ही फैसला करूंगा कि किस बंदे की फ़िटनेस अच्छी है और किस बंदे को टीम में खेलना चाहिए और किस बंदे को नहीं खेलना चाहिए। ये गैरी किस्टन ने इजाज़त मांगी थी, फुल हैंड ओवर मांगा था पीसीबी से कि मुझे पूरा हैंड ओवर दिया जाए। और जिसके बाद अब खबरें सामने निकल के आ रही हैं कि गैरी किस्टन को पूरी इजाज़त मिल चुकी है कि वो अपने फेवरेट प्लेयर खिलाएं, जिनके ऊपर वो एनएसआर करेंगे उनको ही सिलेक्ट किया जाएगा वाइट बॉल के लिए। स्क्वाड के लिए भी उनको सिलेक्ट किया जाएगा टी20 के अंदर। और अब पूरे तरीके से गैरी किस्टन ने ये बात भी साबित कर दी है कि कौन कौन से प्लेयर टीम से बाहर जाएंगे। जी हाँ, 4 बड़े नाम आपको क्या पता अब आगे से दिखाई नहीं देंगे। अब गैरी किस्टन के 4 नामों के ऊपर काफ़ी लंबे टाइम से इश्यूज थे कि इन 4 प्लेयरों को किस बुनियाद के ऊपर आप टीम में खिला रहे हैं, क्या परफॉर्मेंस थी इन 4 बंदों की, आप मुझे ये बता दें। अब जब पीसीबी ने गैरी किस्टन को इजाज़त दी तो गैरी किस्टन ने पीसीबी से सबसे पहला सवाल ये किया था कि यार आज़म खान किस वजह से टीम में खेल रहे हैं, आज़म खान की क्या ऐसी परफॉर्मेंस है जो आपने उसको सिलेक्ट किया था, क्या ऐसी फिटनेस थी जिसकी बुनियाद के ऊपर आपने सिलेक्ट करके टी20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए यूएसए भेज दिया, क्या चीज़ थी आज़म खान के अंदर ऐसी, आप मुझे ये बताएं। गैरी किस्टन काफ़ी गर्म हुए इस बात के ऊपर कि यार एक बंदे की फिटनेस नहीं है, एक बंदे का इतना स्टेमिना नहीं है, फिर आप उसको सिलेक्ट कर रहे हैं टीम के अंदर और फिर प्लेइंग 11 में भी खिला रहे हैं, और आप ये बोल रहे हैं कि ये बंदा कैरेबियन के अंदर जाकर परफॉर्म करेगा, वेस्ट इंडीज़ की कंडीशन में परफॉर्म करेगा। आप इस बुनियाद के ऊपर इन प्लेयरों को सिलेक्ट कर रहे थे। ये कैसी सिलेक्शन कमेटी थी गैरी किस्टन ने कहा, ये कौन से फैसले हो रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर। इसलिए भाई आप मुझे फैसले करने दो, मुझे तुम्हारी समझ नहीं आ रही कि तुम क्या फैसले कर रहे हो, तुम्हारी समझें मुझे दिमाग से ऊपर जा रही हैं। जिस तरीके से तुम सिलेक्शन संभाल रहे हो, जिस तरीके से तुम प्लेयरों को सिलेक्ट कर रहे हो, मुझे तो समझ में नहीं आ रही गैरी किस्टन ने कहा यार कौन सी ऐसी बुनियाद थी कि आज़म खान को आपने सिलेक्ट किया। तो अब आज़म खान गैरी किस्टन के हत्थे चढ़ चुके हैं। अब गैरी किस्टन के पास फुल हैंड ओवर है और गैरी किस्टन सबसे पहला नाम जो रहेगा टीम से बाहर करने का वो गैरी किस्टन का रहेगा। गैरी किस्टन वो पहला नाम है जो टीम से बाहर जाएंगे, टीम से बाहर जाएंगे। गैरी किस्टन ने पहले बता दिया कि जो पहला नाम है आज़म खान वो टीम से बाहर जाएंगे। सॉरी मैंने मुंह से कह दिया आपको कि गैरी किस्टन बाहर जाएंगे, लेकिन आज़म खान टीम से बाहर जाएंगे पहला नाम है। गैरी किस्टन के बिल्कुल करीब जो पहला नाम है वो आज़म खान का है, क्योंकि इस बंदे की वाकईतन देखा जाए कोई परफॉर्मेंस नहीं थी इस दौरान। इसने 1 माह के दौरान इसने 3 0 मारे, शायद अंडे देने का आज़म खान को इतना ही शौक था जो 3 0 मारे आज़म खान ने। 3-0, 1-0, 2-0, 3-0 टी20 वर्ल्ड कप में जो परफॉर्मेंस दी आज़म खान ने, ओए हो क्या परफॉर्मेंस दी थी। मैं तो खुद परेशान हो गया, शायद पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसा प्लेयर आया ही नहीं था। अब ऐसा भी कोई नहीं है कि मौके नहीं मिले आज़म को, कितने मौके दिए आज़म को, आप मुझे बताएं कितने मौके दिए। इतने मौके देने के बावजूद भी ये बंदा परफॉर्मेंस नहीं दे पाया। सबको पता था कि आज़म खान परफॉर्मेंस नहीं देगा, जितने बड़े बड़े प्लेयर थे उन सबको पता था कि इस बंदे की फिटनेस ठीक नहीं है, और जो सिलेक्शन कमेटी है उसने भंड मार दी है। उसने इस बुनियाद पर सिलेक्ट कर ली है कि शायद पीएसएल में छक्के मार रहा है तो इंटरनेशनल में भी छक्के मारेगा। और भाई इंटरनेशनल और पीएसएल के अंदर बहुत फ़र्क है, कैरेबियन प्रीमियर लीग और इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर बहुत फ़र्क है। एक तरफ क्वालिटी के बॉलर होते हैं, एक तरफ स्पिनर होते हैं, एक तरफ छोटे बॉलर होते हैं। यार ये तो आप देखें गैरी किस्टन ने कहा आपने किस बुनियाद पर इस बंदे को सिलेक्ट कर रही है। फिर दूसरे नंबर पर जो प्लेयर है वो है हमारे सबके आपके फेवरेट इफ्तिखार अहमद, जिनको हम कहते हैं कि फिनिशर, लेकिन हमने कभी अपनी आंखों से मैच फिनिश करते हुए देखा ही नहीं है इस बंदे को। ये हकीकत है, ये हकीकत है। इफ्तिखार अहमद को किसने सिलेक्ट किया था टीम के अंदर, आप मुझे ये बता दें। इफ्तिखार अहमद क्या वाकईतन टीम में डिज़र्व करते हैं? खुद बताएं आप, ईमान से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्या इफ्तिखार अहमद डिज़र्व करते हैं छक्के मारना? क्या इफ्तिखार अहमद डिज़र्व करते हैं टीम में फिनिशर का रोल अदा करने के लिए? यार जो बंदा डिज़र्व ही नहीं करता आप कैसे कह सकते हो कि ये बंदा फिनिशर है? कोई मुझे एक बंदा, एक अच्छा बंदा बता दे जो क्रिकेट को वो सूझबूझ से जानता हो, जो देख रहा हो लगातार पिछले 3 अरसों से पाकिस्तानी क्रिकेट को। कभी तुम्हें ऐसा महसूस हुआ है, कभी ऐसा महसूस हुआ है कि अभी इफ्तिखार अहमद आएगा और यहाँ पर ये मैच को फिनिश करेगा? बिल्कुल नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं, और आपको भी नहीं होगा यकीनन कि ये बंदा मैच फिनिश करेगा। बाबर आजम के हैंड में बहुत सारी चीज़ें थी इफ्तिखार अहमद को मौके देने की। इफ्तिखार अहमद को जो बार बार मौके दिए गए वो बाबर
की तरफ से ही दिए गए थे। और बाबर ने यहाँ पर इफ्तिखार अहमद को मौके देने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, कोई कसर नहीं छोड़ी है। जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़ सीरीज़ थी, इफ्तिखार अहमद को भेजा था, सुपर ओवर था, लेकिन इफ्तिखार वहाँ आउट होकर आया था, पाकिस्तान मैच हार जाता। फिर उसके बाद USA में अमेरिका के ख़िलाफ़ मैच हुआ, फिर इफ्तिखार को भेजा, वहाँ पर ये बंदा फिर आउट होकर आ जाता है और मैच हम हार जाते हैं। एक ही सिचुएशन थी, तो फिर कैसा फिनिशर रहा यार ये, आप मुझे बताएं। क्या ये फिनिश का रोल इसको देना चाहिए टीम में? क्या ये डिज़र्व करता है कि इसको फिनिशर बोलना चाहिए? मुझे हंसी उस टाइम पे आती है जब बाबर आजम खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर ये कहते हैं कि इफ्तिखार अहमद हमारा फिनिशर है। मुझे हंसी उस टाइम पे आती है और बहुत हंसी आती है। पता नहीं बाबर आजम भी दिमाग से बोल रहे होते हैं, दिल से बोल रहे होते हैं, या पाँवों से बोल रहे होते हैं, ये बात मुझे समझ नहीं आती है। फिर हमारे जो जर्नलिस्ट हैं वो ये नहीं पूछ पाते हैं कि बाबर साहब आप तो ये कह रहे हैं कि इफ्तिखार भाई फिनिशर का रोल अदा करते हैं, लेकिन आप ये तो बताएं ये फिनिश कब करेगा भाई? ये तो तू बता दे, तू तो चल कैप्टन है, तू ही बता दे कि ये फिनिश कब करेगा। शायद जर्नलिस्ट भी चुप हो जाते हैं इस बात से कि हाँ यार वाकईतन फिनिशर होगा। मुझे समझ नहीं आती है। अब ये भी टीम से बाहर जाएगा। फिर आप जो इस टाइम पे नेट में प्रैक्टिस कर रहे हैं, इफ़ी भाई, इफ्तिखार भाई, ख़ास तौर पे इफ्तिखार भाई बोलूँगा मैं यहाँ पर, जो आप नेट्स में प्रैक्टिस कर रहे हैं वो मेरे हिसाब से आप छोड़ दें, क्योंकि इस उम्र में मैं समझता हूँ कि लोग रिटायर होकर एक बिज़नेस स्टार्ट कर देते हैं। शाहिद खान अफरीदी ने बिज़नेस स्टार्ट कर दिया इस उम्र में रिटायरमेंट लेकर, अपना क्रिस गेल ने स्टार्ट कर दिया बिज़नेस अपना रिटायरमेंट लेकर। तो आप क्या कर रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा। आप भी इनके हम उम्र रही, आप भी बचपन में क्रिस गेल के साथ खेलते थे, शाहिद खान अफरीदी के साथ खेलते थे। अब तो आपको रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। और जो अब आप नेट्स में शॉट मार रहे हैं वो कसम खुदा की मुझे बहुत हंसी आ रही थी। स्लो बॉलों के ऊपर पुल शॉटें लग रही हैं, तैयारी हो रही है। अब यहाँ पर मैं ये पूछूंगा कि जसप्रीत बुमराह जो बॉल आपको कराएगा, क्या आपको टाइम मिलेगा पुल करने का? शामी की बॉल आप पुल कर सकते हैं? आप नहीं कर सकते पुल, क्योंकि आपसे होगी ही नहीं। इसलिए आप ये वीडियो बनवा कर फैंस को दिखा रहे हैं कि मैं हार्ड वर्क कर रहा हूँ। यार ये कैसा हार्ड वर्क है? आप टीम में करके दिखाएं। जब आपको लाइव देख रहे होते हैं लोग, वहाँ आप करके दिखाएं। अब आप कैमरामैन बुला लेते हैं, कैमरा आगे लगवा लेते हैं, जी वीडियो बनाओ और ये सोशल मीडिया के ऊपर डाल देना कि मुझे दिखाओ कि मैं पुल शॉटें मार रहा हूँ। फिर एक बंदा कह रहा है कि जी मुझे दिखाओ मैं जूते उतार के भागूंगा। वीडियो बनाओ मैं जूते उतार के भागूंगा, ताकि फैंस को दिल में रहम आए कि यार हाँ यार ये तो बहुत मेहनत कर रहे हैं। लेकिन हकीकतन ये हमें एक तरीक़ेकार से पता नहीं क्या बना रहे होते हैं। फिटनेस के ऊपर बात आई तो इन्होंने ग्राउंडों के रुख कर लिए। उससे पहले आप देख लें तो फिटनेस तो थी नहीं, सीधी बात करूँगा। अभी तक हम फिटनेस के मसाइल के ऊपर फंसे पड़े। दुनिया क्रिकेट पता नहीं कहाँ कहाँ पहुँच गई है, हम अभी तक फिटनेस के मसाइल के ऊपर अड़े हुए हैं। मुझे समझ नहीं आता है मेरे भाई यहाँ पर। अब गैरी किस्टन की नज़र इफ़ी भाई के ऊपर पड़ चुकी है और इफ्तिखार साहब टीम से बाहर जाने वाले हैं। इनकी जगह कोई एक नया फिनिशर तैयार किया जाएगा जो वाक़ईतन हकीकतन ये रोल अदा कर सके, जो जिसके ऊपर हम NSR भी करें, जिसके ऊपर हम बोले भी सही कि हाँ यार ये फिनिश कर देगा। वो आसिफ अली था, यकीन माने वो फिनिश करता था, यकीन माने। यकीन क्या, आप मैचेस उठाकर देख लें। फिर आप लिखिएगा, यूट्यूब पे लिख लें आप कि इफ्तिखार अहमद मैच फिनिश। वो लीग्स की आ जाएंगी लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट की नहीं आएंगी। इफ़ी भाई आप जाकर लीग BBL खेल लें, आप वहाँ पर जाकर छक्के मारिए, 30 बॉलों के ऊपर सेंचुरी कर डालिए। आप जाकर LPL खेल लें, आप जाकर PSL खेलें, वहाँ पर जाकर आप मैच फिनिश करें। लेकिन जब आप इंटरनेशनल में आते हैं तो पता नहीं आपको क्या हो जाता है, शायद फिनिशर से टिनिशर बन जाते हैं, फिनिशर से आप टिनिशर ही बन जाते हैं। सीधा सीधी बात है जो हकीकत है। और इसके अलावा इमाद भाई, शादाब भाई, सैम अयूब ये भी टीम से बाहर जाने वाले हैं। इनके हवाले से भी खबरें हैं कि इनको भी ड्रॉप किया जाएगा। और मन बना लिए गैरी किस्टन ने कि अब मेरे पास पावर आ चुकी है और मैं फ़ैसले करूँगा। और गैरी किस्टन के जो फ़ैसले हैं वो फ़िटनेस की तरफ सबसे पहले हैं। मैं बता दूँ, फ़िटनेस की तरफ वो सबसे पहले जा रहे हैं कि फ़िटनेस मुझे चाहिए प्लेयरों की। अगर टीम में आना है फ़िटनेस लेके आओ, नो फिटनेस नो एंट्री गैरी किस्टन ने कहा है। तो फिटनेस में तो दो नाम फंसेंगे। इफ़ी भाई इतनी एज हो चुकी है, क्रिस गेल की हम उम्र, वो भी टीम से बाहर जाने चाहिए। फिर आज़म खान तो आपको पता है फिटनेस मसाइल में फंसेंगे ही फंसेंगे। तो गैरी किस्टन का निशाना भी आज़म खान के ऊपर है और आज़म खान टीम से बाहर जाएंगे। फिर उसके बाद हमारे शैदी भाई हैं। अब शैदी भाई की मैं आपको बात बता देता हूँ। शादाब भाई की वजह से पिछले 1.5 साल से एक बंदे को ज़ाया किया जा रहा है और उसका नाम है अबरार अहमद, जिसको सिलेक्ट तो कर लेती है सिलेक्शन कमेटी, लेकिन ये नहीं बताती हमने अबरार को क्यों सिलेक्ट किया। वो बार बार शादाब खान को मौके दे 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 एक टैलेंट ज़ाया कर दी है। मेरा हिसाब है टैलेंट ज़ाया करने की तरफ आप जा रहे हैं।
क्योंकि अब आप अभी तक आपने अबरार को मौका नहीं दिया। ये समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी है। आप सबको मैं बताऊं, एक बात समझिएगा, गौर करिएगा बस मेरी बात के ऊपर। T20 वर्ल्ड कप हो रहा था, आयरलैंड के खिलाफ हमने आखिरी मुकाबला खेलना था, उसके अंदर फैसला कर सकता था यार बाबर कि अबरार को खिला लेते हैं, अबरार को खिला लेते हैं। क्यों फैसला नहीं किया गया सिलेक्शन कमेटी की तरफ से? मैं अब आपको बताता हूँ। सबको पता था कि अगर अबरार को मौका दे दिया, अबरार मिस्ट्री स्पिनर है, इसने 2 विकेटें ले ली, शादाब को कोई पूछेगा नहीं, शादाब को सब कहेंगे इसको बाहर करो और अबरार को ही खिलाओ। ये भी एक गेम है जो कि किसी को समझ नहीं आ रही, लेकिन मुझे समझ आ गई अच्छे तरीके से। ये गेम ऐसे चलती है कि शादाब बैठ गया, अबरार खेल लिया, अबरार ने 2 विकेटें ले ली, तो फिर कोई भी नहीं पूछेगा शादाब को। इसलिए भाई साहब ये सिलेक्शन कमेटी फैसले कर रही थी कि मुसलसल मौके दो, भले जो बंदा होता है वो भले आधी दौड़ के अंदर गिर जाए, लेकिन मौके दो भाई, मौके देकर रखो इनको। परफॉर्मेंस हो ना हो इससे कोई पाकिस्तान को फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन खेलेगा ज़रूर, मैच फीस मिलेगी, खेलेगा ज़रूर, खिलाओ इस बंदे को ज़रूर। किसी ने ये नहीं सोचा कि यार अबरार पिछले 2 साल से जलील हो रहा है, सिलेक्ट तो कर ले तो, लेकिन मौका नहीं देते। यहाँ पर यही पूछूंगा भाई मैं उनसे जो करता धरते हैं इन सब चीज़ों के, कि अबरार अहमद को क्यों नहीं खिला रहे थे, कसूर क्या था उस बंदे का? फिर इमाद भाई को इतने मौके दिए गए, हकीकत में सबके सामने रख रहा हूँ, इमाद को इतने मौके दिए गए, उस बंदे ने परफॉर्मेंस नहीं दी। क्यों परफॉर्मेंस नहीं दी यार? यूएसए के खिलाफ आपको मैच फिनिश करने के लिए मिला, आपने क्या किया? आपसे हुआ ही नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। फिर आपको अगेन इंडिया के खिलाफ मौका मिला, इमाद वसीम को इंडिया के खिलाफ मौका मिला, लेकिन उस बंदे ने वहाँ पर भी परफॉर्मेंस नहीं दी। वहाँ पर उस बंदे ने टेस्ट बना लिया था। फिर इमाद भाई को आप टीवी पर बैठा लें, वहाँ पर तज्जिए करा लें इमाद भाई से, वो आपको बताएंगे कि टीम किस तरीके से चलेगी। लेकिन अगर आप इमाद भाई को टीम के अंदर खिला लेंगे तो इमाद भाई को पता ही नहीं होगा कि मैच किस तरीके से होता है, शॉट्स किस तरीके से लगती हैं भाई, ये इमाद भाई को नहीं पता लगता। और अब इन सब चीज़ों के ऊपर गैरी भाई ने नज़र रख लिए, गैरी भाई की नज़र से कोई भी नहीं बचेगा। नो फिटनेस, नो एंट्री, नो परफॉर्मेंस, नो एंट्री, ऑनलाइन एंट्री, परफॉर्मेंस एंड फिटनेस। जिसकी परफॉर्मेंस होगी वो ही एंट्री करेगा, बाकी बाहर जाएंगे। अब ये जो नाम मैंने आपको बताएं ये बाहर जाएंगे। और सैम भैया के ऊपर भी डाउट है गैरी को कि सैम भैया बाहर जाएंगे, उनकी जगह हारिस आएंगे। हारिस को क्यों लाया जा रहा है? रिजवान परफॉर्मेंस नहीं दे रहा, हारिस को किस बुनियाद के ऊपर रखा जा रहा है गैरी क्रिस्टन की तरफ से? गैरी क्रिस्टन का जो फेवरेट प्लेयर है वो हारिस बन चुका है। आप सबको मैं बता दूं, गैरी क्रिस्टन की नज़रें अब हारिस की तरफ चली गई, मोहम्मद हारिस की तरफ, कि अब उसको लेके आऊँ मैं। उसकी जो शॉट्स हैं वो काबिलियत वाली है, और दूसरा विकेट कीपर भी है। वो गैरी क्रिस्टन ने कहा है कि विकेट कीपर भी है, तो रिजवान की जगह वो ले सकता है। जो भंड मार रहा है रिजवान इन दिनों, शॉट्स मुझे नहीं नज़र आई, कोई परफॉर्मेंस नहीं नज़र आई रिजवान की, और गैरी क्रिस्टन ने खुद देखी है। इसलिए गैरी क्रिस्टन कह रहा है, अब यहाँ पर इन्होंने कोई ऐसा दूसरा विकेट कीपर तैयार ही नहीं किया था कि जो रिप्लेस करे रिजवान को, जो रिजवान की टक्कर के ऊपर चला जाए। सबको पता था, और इसी बुनियाद के ऊपर सबको पता था कि रिजवान की जगह अगर कोई आएगा तो वो आज़म होगा, तो आज़म परफॉर्मेंस नहीं करेगा तो रिजवान खेलता रहेगा। लेकिन अब गैरी क्रिस्टन ने कहा है कि मैं दूसरा विकेट कीपर मोहम्मद हारिस को तैयार करूँगा, जिसकी शॉट में ये खासियत है कि वो अगर पुल करता है तो बाहर जाती है, वो अगर शॉट मारता है तो बाहर जाती है बॉल, अगर वो कवर पे डालता है तो कवर के ऊपर से छक्का डालता है। इतना एक्सपीरियंस है मोहम्मद हारिस के पास, और मैं समझता हूँ कि गैरी क्रिस्टन ये जो फैसले ले रहे हैं ये 100% टीम के लिए बेहतरी रहेगी।